वेलकम फ्रेंड्स। और हम हैं हमारे पार्ट 2 ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग फंडामेंटल्स के। और चलिए, बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम चालू करते हैं। तो पहले वाले लेक्चर में हमने सबसे पहले देखी थी पार्टनरशिप की डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है? रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स एग्रीड ऑन टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये हमने डेफिनेशन देखी थी। फिर हम आए थे फीचर्स पे। फीचर्स कह लीजिए या इसेंशियल एलिमेंट्स कह लीजिए या फिर आप कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, तीनों एक ही चीज़ होती है। पहला फीचर होता है टू और मोर पर्सन्स। पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए। कौन है जो पार्टनर नहीं हो सकता? माइनर पार्टनर नहीं हो सकता। और पर्सन जो कि एक अनसाउंड माइंड का है और डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ है, वो पार्टनर नहीं हो सकता। हाँ, माइनर पार्टनर बन सकता है। कैसे बन सकता है? जब उसका गार्जियन उसके बिहाफ पे वर्क करे। ठीक है। दूसरा, वो सिर्फ तभी पार्टनरशिप में आ सकता है जब वो सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए हो। ठीक है। ओके। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं? भाई, पार्टनरशिप एक्ट में कुछ भी लिमिट स्पेसिफाई नहीं की गई है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के लिए। बट हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम लिमिट दी है 50 पार्टनर्स की। ठीक है। एग्रीमेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट से पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आनी चाहिए, ना कि किसी ऑपरेशन ऑफ लॉ से पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आनी चाहिए। उसके बाद एग्रीमेंट होना चाहिए, और एग्रीमेंट या तो आप ओरल कर सकते हो या फिर रिटर्न एग्रीमेंट कर सकते हो। ओके। क्या काम आता है एग्रीमेंट? भाई, इट फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। देन एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए और प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, प्रॉफिट कमाने का मोटिव होना चाहिए। लीगल बिजनेस होना चाहिए और इंटेंशन प्रॉफिट कमाने का होना चाहिए। जॉइंट ओनरशिप ऑफ सम प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी की जॉइंट ओनरशिप अगर दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में है तो उसे पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। फिर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। कोई पर्सन है अगर रन कर रहा है चैरिटेबल एक्टिविटी तो उसे पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। ठीक है। कोई पर्सन है जिसे रोक दिया गया है किससे? ऑफ हिज राइट टू शेयर प्रॉफिट्स। अगर उसे प्रॉफिट्स नहीं दिए जा रहे हैं, अगर उसका राइट नहीं है ये कि वो प्रॉफिट ले, तो उस पर्सन को हम पार्टनर नहीं बोलेंगे। दैट कैन बी कॉल्ड एज एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को हम सैलरी बेसिस पे लगते हैं पर हमें हम उनको प्रॉफिट नहीं देते हैं। देन it is not necessary that all partners should share losses also. It shall be agreed between partners that one or more shall not be liable for losses. जरूरी नहीं है कि पार्टनर्स, हर पार्टनर जो भी पार्टनरशिप में एग्जिस्ट कर रहा हो वो सारे लॉस शेयर करे। देन एग्जाम्पल मैंने दिया था, आप ये पढ़ लीजिएगा। फिर आता है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। एक पार्टनर एक्ट करता है बोथ एज एन एजेंट और एक प्रिंसिपल। एजेंट कब एक्ट करता है? जब वो बाइंड करता है अपने दूसरे साथी पार्टनर्स को बाय हिज एक्ट्स। और प्रिंसिपल ऐसे एक्ट करता है जब वो खुद बाउंड होता है बाकी पार्टनर्स के एक्ट्स के द्वारा। यानी कि मैं एक बार फिर समझा देता हूँ ये, कि एक दो पार्टनर है ए और बी। जी, दो पार्टनर है ए और बी, और दोनों पार्टनर्स में ए ने एक डिसीजन लिया दोनों के बिहाफ पे। ए और बी दोनों के बिहाफ पे। तो बी जो है वो एज अ प्रिंसिपल देखा जाएगा और ये बोला जाएगा कि ए बी का एजेंट है, और ए ने बी के बिहाफ पे भी डिसीजन लिया, और मान लिया जाएगा कि बी भी इस डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व था। इरेस्पेक्टिवली उल्टा करेंगे तो, जैसे अगर मान लीजिए बी ने डिसीजन लिया है और ए उसको बाउंड कर रहा है, बी ने डिसीजन लिया है ए के तरफ से, तो देन मान लिया जाएगा कि ए तो प्रिंसिपल है और बी है एजेंट। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सारे पार्टनर्स मिल के बिजनेस रन कर सकते हैं, या फिर सारे पार्टनर्स किसी एक पार्टनर को या फिर किसी एक पर्सन को नॉमिनेट कर सकते हैं जो कि उनके बिहाफ पे वो पार्टनरशिप रन करे। देन फिर हमने देखा था नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। एग्रीमेंट होता है बिजनेस का। एग्रीमेंट्स होते हैं जो भी बिजनेस के साथ होते हैं वो एनफोर्सिएबल होते हैं। किसके एनफोर्सिएबल होते हैं? पार्टनर्स के एनफोर्सिएबल होते हैं विद जॉइंटली एंड सेपरेबली। यानी कि अगर कुछ भी कंप्लाइंस या कुछ भी चीज गलत होती है तो उसका जो सारा जो दारोमदार है वो जाता है पार्टनर्स पे एज जॉइंटली, यानी सारे पार्टनर्स जॉइंटली लाइबल होंगे, और सेपरेटली भी
यानी सब पार्टनर्स अपने अलग अलग लाइबल भी होंगे। इसका मैंने एग्जांपल आपको फर्स्ट लेक्चर में दिया था। चलिए, तो हम चालू करते हैं अब राइट्स ऑफ पार्टनर्स से। ठीक है, राइट्स ऑफ पार्टनर्स, पहला राइट पढ़ते हैं हम। राइट ऑफ अ पार्टनर टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस विद अदर पार्टनर्स इन एग्रीड रेशियो। यानी कि राइट होता है हर पार्टनर का टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस विद अदर पार्टनर्स इन एन एग्रीड रेशियो। एग्रीड रेशियो मतलब एक प्री एग्जिस्ट, ये लोग एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट में प्री एग्जिस्टिंग रेशियो डिफाइन करते हैं जिसमें सारे जो सारे जो प्रॉफिट्स और लॉसेस होते हैं वो कैसे कितने कितने अमाउंट में, सॉरी अमाउंट नहीं, कितने परसेंटेज में या फिर कितने रेशो में बांटा जाएगा वो हम लिखते हैं। अब देख लीजिए एग्जांपल। रेशो है यहाँ पे ए बी सी और डी पार्टनर्स का 2 3 4 और 1, 2 3 4 और 1। अगर हम इसका टोटल करेंगे तो 2 + 3 होता है 5, 5 + 4 होता है 9 और 9 + 1 होता है 10, तो टोटल होता है 10। ओके, केस वन हम यहाँ पे देखेंगे। केस वन में जो पार्टनरशिप फर्म है वो कमा रही है 500 रुपीज, यानी कि ये 500 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट होगा चारों पार्टनर्स में इन द रेशो 2 3 4 एंड 1। ठीक है, नाउ इसको कैलकुलेट करने का तरीका कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि भाई कितना किसके पास जाएगा। हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है जिसको कहते हैं हम PSR, 2 3 4 1। तो 500 कमाया है मिस्टर ए ने। ठीक है, मिस्टर ए ने कमाया है 500। 500 इंटू मिस्टर ए का रेशो है 2, आउट ऑफ टोटल रेशोस कितने, टोटल जो रेशोस का एडिशन है वो कितना है, वो है 10। जी हाँ, टोटल 10 है। 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 और +1 10। ठीक है, टोटल 10 है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 10 से, यानी 10 10 शेयर्स में से दो जो शेयर है वो अन्युम, ऐसे आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, दो जो है वो है ए का और टोटल जो है 10 है, सो 2 आउट ऑफ 10, 500 का वो होगा ए का। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। देखिए, 0 से 0 गया, ये बचा 50, 50 इंटू 2 ये हो गया 100, यानी कि 100 ए को मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली हम निकालेंगे बी का। 500 इंटू 3/10, ये बचा 50, 50 और 3, 50 इंटू 3 150। 4 का हम निकाल लेंगे 200 और 1 का हम निकाल लेंगे 50। ऐसे प्रॉफिट शेयर होते हैं ना। अगर हम लॉस पे आए तो सिमिलरली लॉस का भी सेम कॉन्सेप्ट है। लॉस भी हमारा सेम PSR में होगा अनटिल अनलेस क्वेश्चन में बताया हो कि लॉसेस किस पार्टनर को मिलेंगे या फिर किस पार्टनर को नहीं मिलेंगे स्पेसिफिकली। हमने ऊपर पढ़ा था कि जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स लॉसेस भी शेयर करें। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए यहाँ पे अगर हम देखें 300 का लॉस है, 2 है ए का शेयर और टोटल है 10। 0 से 0 कट गया, बचा 30, 30 इंटू 2 इज 60, यानी 60 का लॉस मिस्टर ए बियर करेगा। सिमिलरली 90 बी बियर करेगा, 120 सी बियर करेगा और डी 30 बियर करेगा। अगर आप इसका टोटल लगाएंगे, इनफैक्ट इन दोनों का ही टोटल लगाएंगे तो वो पूरा 500 और 300 आएगा। लगा के देख लेते हैं एक बार। 100 + 150 इज 250, 250 + 200 इज 450 और 450 + 50 इज 500। यहाँ पे हम आते हैं, -60 + -90 इज 150, 150 प्लस माइनस, आई मीन लॉस है दैट्स व्हाई आई एम सेइंग माइनस। एक बार ऐसे ही कर लेते हैं। 150 + 120 इज 270, 270 और 30 इज 300 विच इज इन टोटल इन माइनस क्योंकि ये लॉस है। ओके, यहाँ होता है हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विद अदर पार्टनर्स इन एग्रीड रेशो। ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, बड़ा ही सिंपल पॉइंट है। जो भी पार्टनर्स हैं, जो भी पार्टनर्स हैं वो लाइबल होते हैं कि वो पार्ट लें बिजनेस के, बिजनेस को चलाने में। ठीक है, नॉर्मल सा पॉइंट था और इसमें मेन है कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, फिर हम आते हैं टू बी कंसल्टेड इन द मैटर्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस, यानी कि सेम आप रिलेटेबल पॉइंट समझ सकते हो पॉइंट नंबर 2 से। क्या कि भाई हर एक पार्टनर एक दूसरे से कंसल्ट करेगा कोई भी डिसीजन लेने से पहले पार्टनरशिप के। यानी कि ऐसा नहीं है कि ए और बी और सी
ये सारे डिसीजन अलग अलग लेंगे अपने बिजनेस के बारे में। जी, पार्टनरशिप बिजनेस में आप एंटर हुए हैं, आपको एक साथ डिसीजन लेने पड़ेंगे, ठीक है। थर्ड पे आता है टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है जर्नल, लेजर्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस, ये सब होती है बुक्स ऑफ अकाउंट। और पार्टनरशिप बिजनेस की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उनको इंस्पेक्ट करने का और उनकी कॉपीज होने का राइट होता है पार्टनरशिप का, यानी एक पार्टनर्स का। यानी एक पार्टनर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है और उसकी कॉपी रख सकता है अपने पास, ठीक है। देन नेक्स्ट राइट आता है टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एक पार्टनर, मान लीजिए 4 पार्टनर्स हैं, ए बी और सी और डी, ठीक है। इन चारों में से ए बी और सी ने बोला कि हमें एक और नया पार्टनर चाहिए और उस पार्टनर का नाम होगा ई। हमें एक और नया पार्टनर चाहिए जिसका नाम होगा ई। और वहीं पे डी ने बोला कि भाई मैं नहीं चाहता कि एक और पार्टनर आए, मैं नहीं चाहता कि एक और पार्टनर आए, और इसी चक्कर में डी ने मना कर दिया। ये डी का राइट था कि वो मना कर सकता है अगर उसे नहीं चाहिए पार्टनरशिप में एक और पार्टनर, ठीक है। ये देख लीजिए एग्जांपल, ए ने बोला लेट्स ऐड अ न्यू पार्टनर्स, ठीक है। बी ने बोला यस, सी ने बोला यस, वहीं पे डी ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे एक नया पार्टनर इस पार्टनरशिप फर्म में नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन राइट पे। राइट ऑफ अ पार्टनर दैट एवरी पार्टनर इज अ जॉइंट ओनर ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, ठीक है। हमने ऊपर एक पढ़ा था कि जॉइंट ओनरशिप इज नॉट अ पार्टनर पार्टनरशिप, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरी पार्टनर इज अ जॉइंट ओनर ऑफ अ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ सर? सर आप देखिए, जॉइंट ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी, मान लो मेरे पास और मिस्टर ए के पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। हम दोनों उसके जॉइंट ओनर्स हैं और हम दोनों उस पर रेंट कमा रहे हैं, ठीक है। सेम एग्जांपल है जो मैंने पहले दिया था। हम दोनों उस पर रेंट कमा रहे हैं और हमारे पास रेंट आ रहा है। अब हमारे पास इनकम है, हम दोनों उस पर रेंट कमा रहे हैं, हम दोनों उस रेंट को इक्वली शेयर कर रहे हैं एज पर एग्रीमेंट। बट हमारा इंटेंशन बिजनेस करने का नहीं है, वो बिजनेस पर्सपेक्टिव से हम अर्न नहीं कर रहे हैं। जहाँ की हम मान लीजिए 2 पार्टनर हैं, मैं और मिस्टर ए, हम दोनों बिजनेस कर रहे हैं और हम दोनों बिजनेस में एक हम दोनों ने पार्टनरशिप फर्म खोली और वहां पे हमने एक ऑफिस के लिए हमने एक बिल्डिंग खरीदी, ठीक है। हमने बिल्डिंग खरीदी ऑफिस के लिए और वो बिल्डिंग जो है हमने पार्टनरशिप फर्म के नाम पे खरीदी, ओके। और वो पार्टनरशिप फर्म के नाम पे हमने जो बिल्डिंग खरीदी उसमें हम दोनों जॉइंट ओनर्स हैं। यानी कि उसका ओनर कौन है? मैंने आपको बताया था कि सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती है पार्टनरशिप फर्म की। तो वो पार्टनरशिप उसको ओन तो कर सकती है जिस तरीके से, बट उसकी कभी भी हकदार नहीं हो सकती। तो उसके एक्चुअली ओनर्स कौन है? जो सारे वो पार्टनर्स उस पार्टनरशिप फर्म में है, वो उसके ओनर्स रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट राइट पे आते हैं, राइट टू रिसीव इंटरेस्ट इन केस पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म। मान लीजिए पार्टनर ने फर्म को एक्सपैंड करने के लिए एक लोन दिया है, ठीक है। मान लीजिए मैं हूँ, मेरी एक पार्टनरशिप फर्म है ABC एंड कंपनी करके पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। मैंने उसको एक लोन दिया है 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो मेरा ये राइट है कि मैं इस 1 लाख रुपए पे इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनरशिप फर्म से लूं, ठीक है। नाउ राइट टू रिसीव इंटरेस्ट एट व्हाट? एट एग्रीड रेट। जिस रेट पे मैंने एग्री किया, मान लो मैंने बोला कि मुझे इंटरेस्ट चाहिए 10% पर एनम के रेट से, या फिर आपके क्वेश्चंस के लिए स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, अगर कोई एग्रीड रेट नहीं है तो हम इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे 6% पर एनम से। यानी कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आप देखते हो इंटरेस्ट ऑन लोन आप देखते हो और उसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फो नहीं दी हुई है तो आपको, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं, लोन बाय पार्टनर दिया हुआ है और उससे रिगार्डिंग कोई भी इन्फो नहीं दी गई है, देन उस केस में आप क्या करोगे? 6% पर एनम से उस लोन पे आप इंटरेस्ट पे करोगे उस पार्टनर को जिस पार्टनर ने आपको, फर्म को इंटरेस्ट लोन दिया है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते थे, मिस्टर डी एक पार्टनर है, ठीक है, और उसने लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को, ठीक है। देन पार्टनरशिप फर्म इज लायबल
टू पे इंटरेस्ट एट एग्रीड रेट, जो भी एग्रीड रेट है, या फिर 6% पर एनम के रेट से। ठीक है, नेक्स्ट राइट पे आते हैं। इफ अ पार्टनर इनकर्स एक्सपेंसेस और मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, ही हैज राइट टू इंडेमनिफाइड बाय द फर्म। बहुत सिंपल है, कहने का क्या मतलब, मान लीजिए फर्म के कोई खर्चे थे, मान लीजिए फर्म का इलेक्ट्रिसिटी बिल था, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल था, और वो इलेक्ट्रिसिटी बिल मिस्टर ए ने अपने पैसों से पे कर दिया, ठीक है, मिस्टर ए ने अपने पैसों से पे कर दिया। देन इन दिस केस क्या होगा कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो लायबल होगी कि वो मिस्टर ए को उन पैसों का भुगतान कर दे। ठीक है, दूसरा क्या लिखा हुआ, और मेक्स पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, ही हैज राइट टू बी इंडेमनिफाइड, यानी कि मान लीजिए एक एग्जांपल हम यहीं से कर लेते हैं। मिस्टर डी है जिसका खुद का मनी है, मनी ऑफ मिस्टर डी, यानी पर्सनल, इसका इसके खुद के पैसे हैं, ठीक है, वो क्या करता है, वो पे करता है मिस्टर जेड को ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। मिस्टर जेड कौन है, मिस्टर जेड एक क्रेडिटर है पार्टनरशिप फर्म का, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म लायबल थी मिस्टर जेड को पे करने के लिए, बट मिस्टर जेड को पे कर दिया है मिस्टर डी ने, ठीक है, मिस्टर डी ने मिस्टर जेड को अपने पैसों से पे कर दिया। अब पार्टनरशिप फर्म जो है वो लायबल है मिस्टर डी को, कि जो पेमेंट मिस्टर डी ने मिस्टर जेड को किया है वो अब पार्टनरशिप फर्म मिस्टर डी को पे करेगी। आई बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते। राइट टू रिटायर फ्रॉम फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। भाई पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर है, उसको रिटायर होना है, ठीक है, तो उसका एक राइट ये है कि वो राइट उसका ये राइट है कि वो जब भी रिटायरमेंट लेगा, भाई रिटायरमेंट ले सकता है, वो भी इसका राइट है, बट जब भी वो रिटायरमेंट लेगा उसको एक प्रॉपर नोटिस भी देना पड़ेगा, किसको, पार्टनरशिप फर्म को या सारे पार्टनर्स को। ठीक है, यहाँ पे खत्म होते हैं आपके राइट्स। मैं एक बार फिर इसको वो कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ सारे, ताकि आप सबके लिए बढ़िया रहेगा। आइए, पहला राइट है कि पार्टनर्स शेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को, ठीक है, विद अदर पार्टनर्स इन एग्रीड रेशो, रेशो में शेयर किया जाएगा प्रॉफिट को और लॉस को, ठीक है। फिर आता है सेकंड, टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, कंडक्ट ऑफ बिजनेस में पार्ट लेंगे। थर्ड आता है कंसल्टेशन करेंगे एक दूसरे से कोई भी मैटर जो कि पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड है। फोर्थ आता है राइट है पार्टनर का जो कि इंस्पेक्ट कर सकता है और कॉपी ले सकता है किसकी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। नाउ राइट है पार्टनर का कि वो डिसअलाउ कर सकता है किसका, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म। फिर आता है एवरी पार्टनर इज अ जॉइंट ओनर ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी पार्टनरशिप फर्म के द्वारा होल्ड की गई है उसमें सारे पार्टनर्स जॉइंट ओनर होंगे। फिर आता है राइट टू रिसीव इंटरेस्ट इन केस पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म, राइट टू रिसीव इंटरेस्ट इन केस पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म, एक पार्टनर ने लोन दिया है अपनी फर्म को और पार्टनरशिप फर्म अब उसे इंटरेस्ट पे करेगी, पार्टनर का राइट है कि वो फर्म से इंटरेस्ट रिसीव करे। ठीक है, फिर अगर कोई पार्टनर इनकर करता है एक्सपेंसिव पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे, तो पार्टनरशिप फर्म उसे इंडेमनीफाई करेगी उन्हीं एक्सपेंसेस का, और उसका ये राइट है कि वो पार्टनरशिप फर्म से वो पैसे डिमांड करे। फिर लास्ट में आता है राइट टू रिटायर फ्रॉम फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस, रिटायरमेंट ले सकता है फर्म से प्रॉपर नोटिस देने के बाद। चलिए, यहाँ हमारा खत्म होता है राइट्स ऑफ द पार्टनर। नेक्स्ट हम आते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी। एलएलपी पे हम आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। एलएलपी क्या होता है, एलएलपी मींस अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, किसी अंडर दिस एक्ट, ओके। एलएलपी में बता रखा है कि अ पार्टनरशिप फॉर्म की गई है और रजिस्टर की गई है अंडर दिस एक्ट, एंड व्हाट इज दिस एक्ट हम नीचे पढ़ेंगे। फिर हम आते हैं एलएलपी में, नेचर ऑफ एलएलपी। क्या होता है एलएलपी का नेचर, एलएलपी हैज अ नेचर ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। व्हाट इज सेपरेट लीगल एंटिटी, हमने ऊपर पार्टनरशिप के केस में पढ़ा था सर कि पार्टनरशिप में नो सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है। दैट मीन्स कि पार्टनरशिप में आप पार्टनरशिप फर्म को लायबल ना ठहरा के आप उनके पार्टनर्स को लायबल ठहराओगे, ठीक है। वहीं पे हम एलएलपी में क्या देख रहे हैं कि एलएलपी में लिखा हुआ है सेपरेट लीगल एंटिटी। हाँ, सेपरेट लीगल एंटिटी क्यों, क्योंकि मान लीजिए कुछ पार्टनर्स हैं, पार्टनर ए बी और सी, इन तीनों ने एक एलएलपी फॉर्म की
और एलएलपी में क्या होता है कि एलएलपी का खुद का एक अलग पहचान होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी एग्जिस्टेंस का यही मतलब होता है कि उसकी खुद की अपनी अलग पहचान होती है, और वहीं पे ये आता है सेपरेट लीगल एंटिटी एलएलपी की अपनी खुद की एक अलग पहचान है अपार्ट फ्रॉम देयर पार्टनर्स। ठीक है। फिर बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेट अंडर एलएलपी एक्ट 2008। जी हाँ, जो बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं, यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है कि भाई पार्टनरशिप में लोग आते हैं और वो एक पार्टनरशिप फर्म या फिर उसे बॉडी कॉर्पोरेट भी बोलते हैं, अगर वो फॉर्म हुई है और इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर व्हाट एक्ट, एलएलपी एक्ट 2008, तो उसको हम एलएलपी बोलेंगे। एलएलपी मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है। एलएलपी शैल हैव परपेचुअल सक्सेशन। व्हाट इज परपेचुअल सक्सेशन? यानी कि एलएलपी में मान लीजिए 4 पार्टनर्स थे, ए बी सी और डी, और वो चारों जो है एक दिन एक मनाली की ट्रिप पे जा रहे थे, और मनाली की ट्रिप पे जाते जाते अचानक चारों के साथ क्या हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ चारों को, और सडनली अनफॉर्चुनेटली चारों की वहीं पे डेथ हो जाती है। अब चारों की वहीं पे डेथ हो जाती है, ए बी और सी और डी की, तो एलएलपी चलाएगा कौन? है ना, क्योंकि एलएलपी का तो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, क्योंकि पार्टनरशिप पार्टनर्स के नहीं रहने के बाद भी एलएलपी चलती रहेगी क्योंकि वो अलग है पार्टनर से। ठीक है। तो अगर पार्टनर्स की डेथ हो गई तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि जो उनके सक्सेसर्स हैं, पार्टनर्स के सक्सेसर्स हैं, या फिर पार्टनरशिप फर्म के जो बचे कुचे लोग हैं, वो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि एलएलपी चलती जाए और वो परपेचुअली सक्सेशन में आए। सक्सेशन मतलब मान लीजिए ए का बेटा है, ए सन, और वो कैरी ऑन कर रहा है एलएलपी को। ठीक है। यानी कि पार्टनरशिप जो एलएलपी है वो चलती जाएगी। देन एनी चेंज इन पार्टनर्स ऑफ एलएलपी शेल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस, राइट्स और लाइबिलिटीज ऑफ एलएलपी। जी हाँ, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है तो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस के चलते हम क्या करेंगे कि जो पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप में जो चेंज आते हैं उससे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किस किस चीज़ को? राइट्स हैं या फिर लाइबिलिटी है ऑफ एलएलपी। मान लीजिए एलएलपी को किसी को पे करना है, या एलएलपी का कोई राइट है किसी चीज को रिसीव करने का, तो उससे कोई भी चीज इफेक्ट नहीं करेगी। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप्स एंड एलएलपीज। एलएलपीज और पार्टनरशिप्स में क्या डिफरेंस होता है हम ये पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे लॉ एप्लीकेबल। लॉ एप्लीकेबल कौन सा है पार्टनरशिप को? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। वहीं पे एलएलपी को एप्लीकेबल है द एलएलपी एक्ट 2008। ठीक है। रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप में ऑप्शनल होता है कि आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, चाहे तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। वहीं पे एलएलपी में पार्टनरशिप एलएलपी में क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, आप आरओसी को रजिस्ट्रेशन करवाते हो। व्हाट इज आरओसी? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है कंपलसरीली। ठीक है। क्रिएशन कैसे होता है? पार्टनरशिप का क्रिएशन होता है बाय एग्रीमेंट, और एलएलपी का क्रिएशन होता है बाय लॉ। ठीक है। हमने ऊपर पढ़ा था कि बाय एग्रीमेंट पार्टनरशिप फॉर्म होती है, जबकि एलएलपी जो है बाय लॉ फॉर्म होती है। ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म। तो सर पार्टनरशिप फर्म में कौन हो सकता है? सर पार्टनरशिप फर्म में सिर्फ इंडिविजुअल हो सकते हैं, ये हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है। यहीं पे एलएलपी में क्या होता है कि बॉडी कॉर्पोरेट कैन बिकम अ पार्टनर, एक दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकती है एलएलपी में। ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी पार्टनरशिप फर्म में नहीं होती, जबकि बॉडी कॉर्पोरेट में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन पार्टनरशिप में नहीं होता है और एलएलपी में होता है। नंबर ऑफ पार्टनर्स हमने ऊपर देखे थे, मिनिमम 2 होते हैं। हमने ऊपर पढ़ा था ना, 2 और मोर पार्टनर्स। ठीक है। मैक्सिमम 50। 50 किसने डिफाइन किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिफाइन किया कि मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होने चाहिए। ठीक है। एलएलपी में मिनिमम 2 पार्टनर्स और मैक्सिमम इन्फिनिटी, यानी आप कितने भी कर सकते हो, 100, 500, 1000, 2000, आप कितने भी पार्टनर्स कर सकते हो। ओनरशिप ऑफ असेट्स। पार्टनर्स ओन असेट, यानी कि असेट जो होते हैं पार्टनरशिप में वो पार्टनर ओन करते हैं, जबकि एलएलपी में होता है वो खुद एलएलपी के नाम पे होते हैं। क्यों? क्योंकि एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है। लाइबिलिटी पे आते हैं। पार्टनरशिप में लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड, जबकि एलएलपी में लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। यानी कि पार्टनर्स और एलएलपी दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी हैं। ठीक है। अब
पार्टनर्स की उतनी ही लायबिलिटी होगी जितना पार्टनर ने एलएलपी में कंट्रीब्यूट करा है। ठीक है, अगर मान लीजिए शॉर्टफॉल पड़ जाता है, मान लो कि एबीसी कंपनी है, ठीक है, उसने लोन दिया था, एक एलएलपी है, उसको ए एलएलपी को लोन दिया था 100 करोड़ का। ठीक है, जब लोन चुकाने की बात आई तो ए एलएलपी के पास ज़्यादा पैसे थे नहीं, ए एलएलपी के पास थे 50 करोड़ रुपीज़। ठीक है, 50 करोड़ रुपीज़। तो एबीसी कंपनी क्या ए एलएलपी के पार्टनर से बाकी 50 करोड़ रुपीज़ ले सकती है? द आंसर इज नो, नहीं ले सकती। क्यों सर? सर क्योंकि दोनों की सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। ठीक है, दोनों की सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। पार्टनर अलग हो गया और एलएलपी अलग हो गया। जो कंपनी थी एबीसीएन कंपनी, उसने एलएलपी के साथ एलएलपी को लोन दिया था। ठीक है, उसने पार्टनर को लोन नहीं दिया था। अगर पार्टनर को लोन देती तो पार्टनर से मांगती, बट पार्टनर को लोन नहीं दिया, एलएलपी को दिया। जितने पैसे एलएलपी से रिकवर हुए उतना बढ़िया, नहीं हुए देन इट्स फाइन। फिर आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। एंड व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक? पार्टनरशिप डीड। ठीक है, अब व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? मिस्टर ए है और मिस्टर डी है। ठीक है, इन दोनों ने टर्म्स एंड कंडीशंस बनाए। किस चीज़ के सर टर्म्स एंड कंडीशन? सर टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनरशिप फॉर्म करने के, कि पार्टनरशिप में क्या क्या होगा, बिजनेस पार्टनरशिप में क्या रेशो होगा, पार्टनरशिप में कब होगा, जो हर हर चीज़ बिजनेस पार्टनरशिप से रिलेटेड हर चीज़ जो हो सकती है वो ये लोग टर्म्स एंड कंडीशन में लिख देंगे कि कब हमारा फॉर्म ओपन होगा, कब क्लोज होगा, कितनी सैलरी पे करनी है, कितना इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, ये सब टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे जाएंगे। और इट कैन बी ओरल एंड रिटर्न। ऑब्वियसली रिटर्न को प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, नाउ व्हाट इज टर्म्स एंड कंडीशन? टर्म्स एंड कंडीशन में और क्या होता है भाई? इट शैल बी ड्यूली साइंड होना चाहिए एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर दिस एक्ट। ठीक है, पार्टनरशिप डीड होता है, वो रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, वो साइन भी होना चाहिए पार्टनरशिप के थ्रू। ठीक है, नाउ रिटर्न को प्रेफरेंस क्यों मिलनी चाहिए? रिटर्न टर्म्स एंड कंडीशंस को प्रेफरेंस क्यों मिलनी चाहिए? यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे, टू अवॉइड ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट्स। मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि मैंने कुछ और बोला, मान लीजिए मैंने ओरल फॉर्म में टर्म्स एंड कंडीशंस बताए एक दूसरे पार्टनर को, और दूसरे पार्टनर ने गलत समझ लिया उस चीज़ को। ठीक है, अब उसने गलत समझ लिया, ठीक है, और उसने गलत समझ के कुछ और ऐसा किया जो कि उस टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट कर रहा था, तो उस केस में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, उस चीज को ठीक करने के लिए हम प्रेफरेंस देते हैं रिटर्न में, क्योंकि वो लिखित होता है, लिखा हुआ चीज होता है। कल को अगर वो उससे कुछ विपरीत भी कर दे, उससे कुछ उल्टा भी कर दे, तो वो उसे आके पढ़ सकता है और देख सकता है कि हाँ यार मैंने गलत पढ़ लिया था और ये रिटर्न था। नहीं तो ओरल में तो क्या होता है, झगड़े हो जाते हैं सर, आप सबको पता है, आप इंडिया में रहते हो। ठीक है ना, डिस्प्यूट्स मतलब झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब कि गलत समझना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है हमारा? कंटेंट ऑफ किसका? पार्टनरशिप डीड का। अभी हमने पार्टनरशिप डीड पढ़ी ना, कि भाई टर्म्स एंड कंडीशंस बनाए हैं जो कि है ना साइन होने चाहिए पार्टनरशिप के पार्टनर्स के थ्रू, और रजिस्टर होना चाहिए इस एक्ट के अंदर। ठीक है, रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कंटेंट क्या होंगे? ठीक है, हम कंटेंट पढ़ने वाले हैं कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है, फर्स्ट चीज जो होगी पार्टनरशिप डीड में वो होता है नेम और एड्रेस। किसका? फर्म का नेम और एड्रेस, और पार्टनर का नेम और एड्रेस। ठीक है, पार्टनर्स का नाम क्या है, फर्म का नाम क्या है, फर्म कहाँ पे सिचुएटेड है, और पार्टनर्स कहाँ पे रहते हैं। ठीक है, देन द टाइप ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस द फर्म प्रपोजेस टू डू। द टाइप ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस द फर्म प्रपोजेस टू डू, यानी कि फर्म किस टाइप का बिजनेस करना चाह रही है या फिर चाहती है, उसके बारे में हम लिखेंगे पार्टनरशिप डीड में। देन आता है कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल सर? अब देखिए, पार्टनरशिप फर्म को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, पार्टनरशिप फर्म को चालू करने के लिए पार्टनर्स क्या करते हैं? अपना अपना पैसा लगाते हैं उसमें। हर बिजनेस में ये होता है कि हम अपना अपना पैसा लगाते हैं बिजनेस चालू करने के लिए। ठीक है, हमने अपना अपना पैसा लगाया, और अपना अपना पैसा लगाने के बाद हम क्या करेंगे? अ, उस बिजनेस में वो पैसा डाल देंगे और वो बिजनेस हमें कमा के देगा। ठीक है, सो वो पैसे पैसे मान लीजिए मैंने 10 करोड़ रुपए लगाए, तो वो 10 करोड़ रुपए क्या है उस बिजनेस के लिए? वो 10 करोड़ रुपए बिजनेस के लिए है सर कैपिटल। ठीक है, यानी कि
मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने पैसे लगाए, तो वो जो अमाउंट जितना उन्होंने लगाया है वो कहा जाएगा मिस्टर एज कैपिटल टू पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, मींस अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। क्लासिफिकेशन इसका होता है फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में। हम ये आगे फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग क्या होता है हम ये आगे पढ़ेंगे क्लास में। ठीक है, देन होता है ड्राइंग्स। ठीक है, देन होता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स पार्टनरशिप डीड में क्या? सर क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? पार्टनरशिप डीड में क्या होता है? ड्राइंग्स क्या लिखा जाता है? ड्राइंग्स क्यों होता है? ड्राइंग्स ड्राइंग्स होता है सर, मान लो मैंने सर कैपिटल लगाई, ठीक है, और उस कैपिटल में से मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को थोड़े पैसे चाहिए, अभी टेम्पररली चाहिए, मेरे को थोड़े पैसे निकालने, मान लो मेरे को 2 करोड़ रुपए निकालना है, तो ये जो मैं निकाल रहा हूँ ना पैसे सर, इसको बोलते हैं ड्राइंग्स। ड्रॉ करना, निकालना पैसे। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में कितना क्या लिखना है अपने को कि हाउ मच, हाउ मच मतलब कितना आप ड्रॉ कर सकते हो अपने कैपिटल में से, कितना आप अपने अकाउंट्स में से ड्रॉ कर सकते हो। देन क्या आता है डीड में? डीड में ये लिखा जाता है कि इंटरेस्ट जो हम पे करेंगे किस पे? कैपिटल पे। ठीक है, और इंटरेस्ट जो हम रिसीव करेंगे किस पे सर? ड्राइंग्स पे। ठीक है, क्या वो अलाउड है या नहीं है? ठीक है, और अगर अलाउड है तो किस रेट पे वो इंटरेस्ट पे और रिसीव करना है? एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल से पहले मैं बता दूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम कैपिटल लगाते हैं, मैं अपनी जेब में से पैसा निकाल के मैं पार्टनरशिप फर्म को दे रहा हूँ 10 करोड़ रुपए। अब पार्टनरशिप फर्म के पास है वो 10 करोड़ रुपए, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म के पास है, पार्टनरशिप फर्म उस 10 करोड़ रुपीज को यूज कर रही है। ठीक है, इस केस में पार्टनरशिप फर्म मुझे इंटरेस्ट देगी क्योंकि मैंने उनमें पैसा लगाया। आप देखिए ना, आप बैंक में जाते हैं, बैंक में अपना पैसा डालते हैं, आप बोलते हैं बैंक वालों को ये मेरा पैसा आप बैंक अकाउंट में रखो, ठीक है, आप इसको रखो, और बैंक वाले क्या करते हैं? उस पैसे को यूज करते हैं। वो अलग चीज है, अगर आप सोच रहे हो कि यूज कैसे करते हैं, मान लो मेरी बात, ठीक है, वो यूज करते हैं उस पैसे को, यूज करके आपको क्या मिलता है? आपको हर बार सेविंग्स पे या करंट अकाउंट पे या जो जिस तरीके का भी आपका अकाउंट है, एफडी होती है, उस पर आपको इंटरेस्ट पे किया जाता है। कौन पे करता है? बैंक पे करता है। ठीक है, नाउ ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स मैंने अभी आपको बताया, मैंने पैसा निकाल लिया, ठीक है, अब मैंने पैसा निकाल लिया तो एक तरीके से क्या होगा? लोन की तरह हो गया कि भाई मैंने जो पैसा डाला था वो मैंने पैसे निकाल लिए, ठीक है, मैंने ड्रॉ कर लिए, मैंने लोन लिया है। ठीक है, अब वो ड्राइंग्स जो होती है वो प्रॉफिट्स में भी होती है, वो कैपिटल में भी होती है, वो अलग अलग चीज़ें, वो आगे मैं आपको बढ़ाऊंगा, ठीक है, कि कैसे कोई प्रॉफिट में से ड्रॉ कर सकता है, कैसे कोई कैपिटल में से ड्रॉ कर सकता है। ठीक है, पर मान अभी आप इतना समझ लीजिए कि मैं ड्राइंग्स अगर जो ले रहा हूँ तो मैं ले रहा हूँ एक तरीके से, मैं लोन ले रहा हूँ पार्टनरशिप फर्म से, ठीक है, तो मुझे उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उस ड्राइंग्स पे। ठीक है, तो मैं ये ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट पे करूंगा और यहाँ पे कैपिटल का इंटरेस्ट मैं लूंगा। ठीक है, अलाउड है या नहीं? अगर अलाउड है तो कितना रेट है उसका? ठीक है, देन डीड में क्या होना चाहिए? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अपन ने ऊपर पढ़ा था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सेम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डीड में बताया होना चाहिए कि कौन से पार्टनर का कितना शेयर है इस पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, देन सैलरी के बारे में बताया होना चाहिए, अगर क्या सैलरी अलाउड है पार्टनर्स को या नहीं, अगर अलाउड है तो कितनी सैलरी अलाउड है पार्टनर्स को। ठीक है, फिर आता है गुडविल। गुडविल, गुडविल क्या होता है सर? सर गुडविल ऐसा है कि मान लीजिए आपकी पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, मान लीजिए आपकी पार्टनरशिप फर्म है और आपकी पार्टनरशिप फर्म में आप लोगों ने क्या किया कि 4 पार्टनर है और उन चारों पार्टनर ने 5 साल मेहनत करी और अब उस पार्टनरशिप फर्म का बहुत नाम है। ठीक है, बहुत नाम है। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। अच्छा मान लीजिए अग्रवाल स्वीट्स करके एक फर्म है, ठीक है, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, अग्रवाल स्वीट्स करके एक फर्म है जो कि ए बी और सी तीनों रन कर रहे हैं पिछले 5 साल से। ठीक है, पिछले 5 साल से वो एक स्वीट जो है, यानी मान लीजिए काजू कतली बेचते हैं। अब मुझे काजू कतली का रेट पता नहीं है, मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ठीक है, कोई वो ऐसे ऑफेंड मत होना जिसको अगर काजू कतली पसंद हो है तो। ठीक है ना, काजू कतली अगर वो बेचते हैं, मान लीजिए वो 200 रुपीज़ केजी पे बेचते हैं, और सेम काजू कतली, सेम टेस्ट की काजू कतली एक दूसरा शॉप है ए बी सी स्वीट्स करके 150 केजी पे बेचते हैं। अब होता क्या है कि मोस्टली जो ग्राहक है ना, मोस्टली जो कस्टमर्स हैं वो काजू कतली यहीं से ही खरीदते हैं, अग्रवाल स्वीट से ही काजू कतली खरीदते हैं। सर क्यों सर? ये तो
साफ साफ दिख रहा है कि 200 रुपये ज़्यादा है और 150 की एक्चुअली काजू कतली है। यहाँ पे अगर कोई कस्टमर यहाँ पे जाए तो 50 रुपीज़ की उसको बचत हो जाएगी। सर इस केस में जो कस्टमर्स हैं जो कि अग्रवाल स्वीट से काजू कतली खरीद रहे हैं, वो क्यों खरीद रहे हैं? वो इसलिए काजू कतली खरीद रहे हैं क्योंकि अग्रवाल स्वीट्स का नाम है, और वो नाम कमाया है ए बी और सी ने पिछले 5 सालों में उस पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, तो ये जो नाम कमाया है, वो उस नाम का जो ये लोग एक्स्ट्रा पेमेंट ले रहे हैं किसके फॉर्म में? काजू कतली के फॉर्म में। जो 50 रुपीज एक्स्ट्रा ये लोग चार्ज कर रहे हैं वो क्या है सर? वो गुडविल है। वो जो ज्यादा ग्राहक इनके पास आ रहे हैं ना, नाम इनके नाम की वजह से, वो गुडविल है। आपके अराउंड काफी सारे एग्जाम्पल्स आपको दिख जाएंगे ये गुडविल के केस में। ठीक है, सो दैट इज गुडविल। ठीक है, अब गुडविल के बारे में लिखा होगा डीड में, और क्या क्या लिखा होगा भाई? गुडविल का जो मेथड है ऑफ वैल्यूएशन, यानी गुडविल वैल्यू कैसे करेंगे, ठीक है, इन केस ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ना गुडविल को वैल्यू कैसे करेंगे उसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, और वैल्यू क्यों करना है? मान लीजिए कल एक नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है, या फिर मान लीजिए एक पार्टनर जा रहा है। ठीक है, अब ए बी और सी है, ए बी और सी ने तीनों ने काम करके गुडविल कमाई है, यानी कि नाम कमाया है। नाम कमाया है एक बिजनेस का। अब नाम कमाया है एक बिजनेस का नाम, अब वो नाम तो दिखता नहीं है ना, वो नाम तो अलग से थोड़ा ना दिखता है। मैं काजू कतली 200 रुपए किलो बेच रहा हूँ तो 200 रुपये मैं दिखाऊंगा, मेरा 200 रुपये काजू, 200 रुपये केजी की काजू कतली गई और यहाँ पे पैसे आए। ठीक है, गुडविल इज व्हाट? योर इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, तो वो दिखता नहीं है, तो उसको अपन को वैल्यू करना पड़ता है। ठीक है, वैल्यू क्यों कर रहे हैं? मान लो कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, अब मान लो मैंने 3 साल है ना मेहनत करके मैंने कुछ चीज की गुडविल बनाई, और एक दूसरा जना आके बोल रहा है कि मेरे को अपने साथ रख दे। ठीक है, अब मैं उससे पता है 2 पैसे लूंगा। एक तो उसके एंट्री का जो भी है, मान लो जितना भी एसेट्स हैं, जितना भी कैपिटल उसके थ्रू मेरे को लेना है वो लूंगा। दूसरा दूसरा क्या करूंगा? दूसरा मैं उससे लूंगा गुडविल जो मैंने बनाई है, गुडविल का शेयर, जो कि अगर वो होता तो वो इतनी मेहनत करके देता मेरे को, वो इतनी गुडविल जनरेट करवा के देता, वो शेयर के पैसे मैं उससे लूंगा। सिमिलरली रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के केस में क्या होगा कि मैं रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का शेयर उसका दूंगा, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा मेहनत की है, उसने गुडविल बनाई है फर्म की। ठीक है, वो मैं उसको दूंगा। नाउ नेक्स्ट क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म। अकाउंटिंग पीरियड लिखा होता है, जैसे कि मान लीजिए 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड है फर्म का, स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 एंड एंड्स ऑन 31 मार्च 2024। तो अकाउंटिंग पीरियड लिखा होगा पार्टनरशिप डीड में ऑफ फर्म। ठीक है, और क्या होगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स BOA एंड अदर डॉक्यूमेंट्स के बारे में होगा लिखा हुआ कि कैसे कैसे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंट्स को रिकॉर्ड करेंगे, और कैसे कैसे उसकी सेफ कस्टडी मेंटेन्ड होगी। ठीक है, सेफ कस्टडी क्या होता है? कस्टडी मतलब किसके पास रहते हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट, कहाँ रहते हैं। ठीक है, और कैसे उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, रिकॉर्ड कौन से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, देन आता है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड और नॉट। ऑडिटिंग क्या होता है सर? सिंपल भाषा में आप समझ लो अभी। ऑडिटिंग होता है चेक करना। ऑडिट करना मीन्स आप चेकिंग कर रहे हो। ठीक है, जो चेकिंग करता है, जो ऑडिट करता है, उसको बोलते हैं ऑडिटर। ठीक है, देखिए, ऑडिट करना किसकी? बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, और देखना कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड है या नहीं है। अगर ऑडिटेड है तो हमको देखना है कि ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट है, यानी ऑडिटर को रखा गया है, वो किस 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 बेसिस पे, किस तरीके से ऑडिटर को रखा गया है, या फिर किस बेसिस किस तरीके से ऑडिटर को रखा जाएगा, वो लिखा होगा डीड में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। हम देखेंगे डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। कमेंसमेंट मतलब चालू करना। ठीक है, कौन सी तारीख को आपने पार्टनरशिप फर्म चालू की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि मान लीजिए कि मैं हूं और मिस्टर ए है, हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम 5 साल तक ये काम करेंगे, 5 साल के बाद पार्टनरशिप बंद कर देंगे। तो 5 साल का जो टर्म है वो हमें लिखना होता है पार्टनरशिप डीड में, मेंशन करना होता है पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, फिर आता है यूज ऑफ गार्नर वर्सेस मरे रूल। यूज ऑफ गार्नर वर्सेस मरे रूल। ठीक है, व्हाट इज गार्नर वर्सेस मरे रूल? आपको अभी समझाएंगे, एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ हम इसको समझाएंगे आपको। आइए, व्हाट इज गार्नर वर्सेस मरे रूल। ठीक है, इफ अ पार्टनर becomes insolvent and he is unable to pay back the amount due to him, मतलब
मान लो एक पार्टनर है, उसका दिवालिया निकल गया, दिवालिया मतलब इंसॉल्वेंट, उसके पास एक भी रुपया नहीं है, ठीक है, एंड ही इज अनेबल टू पे बैक अमाउंट ड्यू टू हिम। मान लो पार्टनरशिप फर्म में लॉसेस हुए हैं और वो लॉसेस शेयर करने पड़ते हैं सारे पार्टनर को, और वो लॉसेस शेयर कैसे करते हैं, वो लॉसेस के टाइम पे पैसा लेके आते हैं पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है। अब मान लो कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, उसको पैसे लेके आने हैं, बट अब उसके पास तो पैसा ही नहीं है, वो लेके क्या आएगा, ठीक है। इस केस में द अमाउंट ऑफ कैपिटल लॉस, यानी कि जितना लॉस उसके कैपिटल में से हुआ है, मान लो 100 रुपये उसका कैपिटल था और 120 उसको लाने थे, तो कैपिटल लॉस विल बी 20, ठीक है। इट शैल बी बोर्न बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स। सॉल्वेंट पार्टनर्स मतलब ऐसे पार्टनर्स जो कि जिनके पास पैसे हैं अभी, जिनका दिवालिया नहीं निकला है रियल लाइफ में, ठीक है, वो लेके आएंगे कैपिटल लॉस एक इंसॉल्वेंट पार्टनर का, ठीक है। कौन से रेशो में, इन द रेशो ऑफ कैपिटल स्टैंडिंग इन द बैलेंस शीट एज ऑन डिसोल्यूशन। मान लो डिसोल्यूशन के टाइम पे जो कैपिटल स्टैंड कर रहा है, यानी कि मान लो ए बी और सी है, जिसमें सी का दिवालिया निकल चुका है और ए के पास 1,00,100 रुपए का बैलेंस है और बी के पास 50 का बैलेंस है, ठीक है, और इसको हमको पे करने 10, तो ये ए और बी लेके आएंगे 100:50 के में, यानी कि 10 रुपीज ये लोग लेके आएंगे 100:50 में, ठीक है। हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, बहुत क्लियर हो जाएगा इसमें, ठीक है। कंडीशंस इसमें क्या होनी चाहिए, कंडीशंस होनी चाहिए एटलीस्ट जो एक पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट होना चाहिए, हमने देखा था इंसॉल्वेंट हुआ है, ठीक है, और एटलीस्ट जो दो पार्टनर्स हैं वो सॉल्वेंट होने चाहिए और दोनों का क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। अब कैपिटल, कैपिटल एक तरीके से क्या होता है, कैपिटल का नेचर क्या होता है सर, कैपिटल का नेचर, कैपिटल लाइबिलिटी साइड में आता है और लाइबिलिटी साइड क्या होती है, क्रेडिट, ठीक है, यानी कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, यानी कि क्रेडिट बैलेंस मतलब उन लोगों का, दो जो पार्टनर हैं जो सॉल्वेंट है, उनका कैपिटल होना चाहिए क्रेडिट में, उनका ऐसा नहीं कि आपका नेगेटिव में होना चाहिए। देखिए एक होता है कि इंसॉल्वेंट पार्टनर है और उस इंसॉल्वेंट पार्टनर का डेबिट कैपिटल बैलेंस है, ठीक है, इस केस में लगेगा गार्नर वर्सेस मरे रूल, ठीक है। एक होता है इंसॉल्वेंट, सॉल्वेंट पार्टनर है और उसका डेबिट बैलेंस है कैपिटल का, ठीक है, डेबिट बैलेंस है यानी नेगेटिव बैलेंस है। अब वो नेगेटिव बैलेंस वो लेके आ सकता है क्योंकि वो सर सॉल्वेंट है, ठीक है, पर एटलीस्ट दो ऐसे पार्टनर होने चाहिए जिनका, जो तो सॉल्वेंट होने चाहिए और दो उन दोनों का क्रेडिट बैलेंस, यानी इस साइड क्रेडिट बैलेंस, सॉरी आपको शायद इन्वर्टेड आएगा, पर उन दोनों का क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन से बहुत सही क्लैरिटी हो जाएगी हमें, ठीक है। देखिए एज ऑन डिसोल्यूशन, एज ऑन डिसोल्यूशन रियलाइजेशन लॉस है 50,000 का, ठीक है, लॉस हुआ है इनको 50,000 का। अब उसमें से पार्टनर कौन कौन है, ए बी और सी है, जिसके लिए हमें दे रखा है कि जो सी है ना वो इंसॉल्वेंट हो गया है, बड़े दुख की बात। कुछ चीज़ें दी हुई है, कैपिटल दिया हुआ है 60,000 ए का, 40,000 बी का और सी का 10,000, ठीक है। दोनों तीनों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखे हैं 2:1:1, और उस अकॉर्डिंगली हम जो है क्या करेंगे, हम इनका जो लॉस है वो 2:1:1 में, यानी कि इन तीनों को हम डिवाइड वो कर देंगे, प्रॉफिट जो लॉसेस हैं वो इन तीनों को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी 50,000 में से 25,000 ए का है, 12,500 बी का है और 12,500 सी का है, ठीक है। अब देखिए जो इंसॉल्वेंट है पार्टनर, उसकी डेफिशिएंसी कितनी है 10,000, तो उसकी कैपिटल थी, ठीक है, और 12,500 उसका लॉस आ गया, ठीक है, तो उसकी डेफिशिएंसी कितनी हो गई, 2,500 की हो गई सर डेफिशिएंसी उसकी, 2,500 उसको लेके आना है, बट वो कैसे लेके आएगा, वो इंसॉल्वेंट है, वो नहीं लेके आ सकता, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पार्टनर है जो ए और बी, ये दोनों है सॉल्वेंट, ठीक है, ये दोनों है सॉल्वेंट, इनका कैपिटल कितना है 60,000 और 40,000, ये रहा ना, 60,000 ए का, 40,000 बी का, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, जो 2,500 रुपए है जो कि लेके आने हैं मिस्टर सी को, ये लेके आएंगे अपने कैपिटल के रेशो में, यानी कि 60,000 रेशो, 60,000 और 40,000 के रेशो में लेके आएंगे, यानी कि आप इधर देख लीजिए 2,500 इंटू 60,000 अपॉन 60,000 प्लस 40,000 इज 1,500, 1,500 लेके आएगा मिस्टर ए, ठीक है। वहीं पे मिस्टर बी लेके आएगा 1,000 रुपीज
मिस्टर बी लेके आएगा। कैसे कैलकुलेट हुआ? 2500 इंटू 40,000 जो मिस्टर बी का कैपिटल है, डिवाइडेड बाय 60,000 और 40,000 जो मिस्टर ए का कैपिटल है और 40,000 मिस्टर बी का कैपिटल है। दैट मीन्स टोटल, यानी कि टोटल में से जितना कैपिटल मिस्टर बी का है उसका जो मार्जिन आएगा, उस मार्जिन को अगर हम टोटल लॉस पे लगाएंगे, कौन सा लॉस? टोटल लॉस जो कि बेयर करना है मिस्टर सी को, एक इंसॉल्वेंट पार्टनर को, वो लेके आएगा मिस्टर बी। ठीक है, एक बार आप कैलकुलेशन देख लीजिए, आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों लेके आएंगे, विल बेयर द डेफिशिएंसी ऑफ मिस्टर सी इन द ओपनिंग कैपिटल रेशो। ये इनका ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है, ऑब्वियसली ये दिख रहा होगा, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल क्या होगा सर? क्लोजिंग कैपिटल होगा 60,000 माइनस 25,000, और उसमें से भी अगर ये लोग शेयर लेके आ रहे हैं तो वो भी माइनस होगा, आगे आपको दिख जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर जो हम बात कर रहे थे, ओपनिंग बैलेंस ए का, बी का और सी का। ठीक है, ए का था 25,000 जिसमें से उसका शेयर ऑफ लॉस है 25,000, वो माइनस होगा। और क्या माइनस होगा? 1500 उसने सी के लिए पे किए हैं, तो उसका जो क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस है वो 35,500 हो जाएगा। ठीक है, वही बी है, बी का 40,000 तो ओपनिंग कैपिटल था, उस ओपनिंग कैपिटल में से उसने लॉस बियर किया है 12,500 का, और 1,000 रुपीज डेफिशिएंसी है उसकी। ठीक है, 1,000 रुपीज उसकी डेफिशिएंसी है, तो उसका जो क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा वो 26,500 हो जाएगा। वहीं पे हमने सी का देखा, सी का कैपिटल 10,000 है, 10,000 में से 12,500 उसका लॉस आया, और फिर नेगेटिव का बचा उसका 2,500, और वो 2,500 ए लेके आया और बी लेके आया, तो उसका जो क्लोजिंग कैपिटल है वो जीरो हो गया। ठीक है, जर्नल एंट्री देख लीजिए, मिस्टर ए का कैपिटल कम होगा, कितने से कम होगा? 1500 से कम होगा। मिस्टर बी का कैपिटल भी कम होगा, कितने से कम होगा? 1,000 से कम होगा। और मिस्टर सी का कैपिटल है वो ऑलरेडी कम है, वो ऑलरेडी डेबिट बैलेंस में, तो हम उस डेबिट बैलेंस को नलीफाई करने के लिए कितने लॉस से पूरा उसको क्रेडिट में डाल देंगे। क्रेडिट में कितना डालेंगे? 2,500 डालने से दोनों क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, दोनों बैलेंस हो जाएगा। एक बार आप ये एग्जांपल देख लीजिएगा, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, गार्नर वर्सेस मरे रूल। ठीक है, फिर हम आते हैं बैंक अकाउंट्स पे। बैंक अकाउंट्स, भाई बैंक अकाउंट्स जो हैं कंपनी के, वो किसके नाम पे है? फर्म के नाम पे हैं या पार्टनर्स के नाम पे है? ठीक है, ये हम पार्टनरशिप डीड में लिखेंगे। ठीक है, और किसके पास राइट है टू साइन चेक? जो चेक्स इशू करते हैं हम, जो चेक्स हम देते हैं बैंक अकाउंट के, कौन से बैंक अकाउंट के? जो फर्म के लिए यूज होता है बैंक अकाउंट, उसके लिए जो हम साइन करते हैं चेक पे, वो कौन है जो साइन करता है? कौन सा पार्टनर साइन करेगा? ठीक है, देन और क्या आता है डीड में? और आता है रूल्स। कौन कौन से रूल्स हम फॉलो करते हैं किस केस में? भाई एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में, और रिटायरमेंट के टाइम पे कौन कौन से हम रूल्स फॉलो करते हैं? रिटायरमेंट वाइल सेटलिंग द अकाउंट्स। ठीक है, रिटायरमेंट के टाइम पे हम सेटल करके अकाउंट, सारा जो पैसा बनता है पार्टनर का उसको दे देते हैं, तो उस टाइम पे जो भी रूल्स हमको फॉलो करने हैं वो हम कैसे फॉलो करेंगे। ठीक है, वहीं पे नेक्स्ट हम लास्ट लिखते हैं सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, मान लो कोई डिस्प्यूट है, ए और बी में झगड़ा हो गया। ठीक है, झगड़ा हो गया एक फर्म में, ए और बी में, ए और बी दोनों पार्टनर थे फर्म में। ठीक है, दोनों का झगड़ा हो गया, तो वो झगड़े को क्या कहते हैं? डिस्प्यूट ही कहते हैं सर। उस डिस्प्यूट को कैसे वो करा जाएगा, सेटल करा जाएगा? डिस्प्यूट किसके बीच में होना चाहिए? पार्टनर के बीच में होना चाहिए। और उसको कैसे सेटल किया जाएगा? क्या वो आर्बिट्रेशन से सेटल होगा? आर्बिट्रेशन क्या होता है मैं आपको बता दूं, नॉर्मल केस, जैसे कि पार्टनर्स जो हैं वो अपनी पार्टनरशिप फर्म में क्या पार्टनरशिप के डीड में क्या लिखते हैं कि कहीं कहीं मान लो कोई भी हमारे बीच में झगड़ा हुआ ना, तो हम आर्बिट्रेशन के पास जाएंगे। अब आर्बिट्रेशन क्या होता है? आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि आप एक बंदे को अपॉइंट करते हो। ठीक है, आप एक या मान लो एक से ज्यादा बंदों को अपॉइंट करते हो। ठीक है, उनको बोलते हैं हम आर्बिट्रेटर्स। ठीक है, आप पहले ही उसको अपॉइंट कर देते हो, या फिर आप हो सकता है आप बाद में भी अपॉइंट करो। ठीक है, आप उनको अपॉइंट करते हो, और उसके बाद आप उनको दोनों को, मान लो ए और बी में लड़ाई हुई, दोनों उनसे जाके उनको बताएगा, मान लो मिस्टर क्यू है, मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स आर्बिट्रेटर है, और उन दोनों को बताएगा कि भाई है ना ये दिक्कत हुई है। ए बताएगा कि मेरे को ये दिक्कत है, बी बताएगा कि मेरे को ये दिक्कत है। ठीक है, उसके बाद मिस्टर एक्स दोनों की दिक्कतें सुनेगा, और दोनों की दिक्कतें सुनने के बाद डिसाइड करेगा कि कौन सही है। ठीक है, कौन सही है? मान लो कि उसने डिसाइड किया कि नहीं भाई एक ही बात सही है, तो वो जो जो भी डिसीजन सुनाएगा ना वो दोनों पे बाइंडिंग होगा, दोनों को फॉलो करना पड़ेगा वो डिसीजन। तो ये होता है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन से डिस्प्यूट सेटल होते हैं। आर्बिट्रेशन एक मान लीजिए
कोट की तरह ही होता है, पर कोट के नीचे, मतलब कोट जितना पावरफुल नहीं होता, बट कोर्ट में आजकल आपको पता है बहुत टाइम लगता है, तो लोग आर्बिट्रेशन के लिए जाते हैं। वो आर्बिट्रेशन का क्लॉज ऑलरेडी डीड में लिख लेते हैं कि कल को कोई झगड़ा होगा तो हम कोर्ट वगैरह में नहीं जाएंगे, कोर्ट वगैरह की माथाफोड़ी में नहीं जाएंगे, हम सीधा आर्बिट्रेशन में जाएंगे। ठीक है, ये थे आपके सारे कंटेंट्स किसके, पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स थे, बहुत ही थॉरली हमने पढ़े। ठीक है, इसका हम रिवीजन भी करेंगे बट नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे और पार्टनरशिप डीड के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होती है, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे हम। टिल देन आपको ये नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप इन नोट्स को पढ़िए, आप इन एग्जांपल्स को गो थ्रू कीजिए, आपके बेसिक कंसेप्ट बहुत ही क्रिस्पली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो कॉमेंट इफ़ यू वॉन्ट टू, एंड प्लीज़ आप चाहें तो आप टेलीग्राम फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको टेलीग्राम पे वीडियोस की इंटीमेशंस दिए जाएंगे, और टेलीग्राम पे हम क्विजेज रन करते हैं, एमसीक्यू क्विजेज रन करते हैं, जिनसे आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो क्लियर रहेंगे। आप क्विजेस का जवाब देंगे तो आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।